हाँ जी बच्चों, हमने आर्हीनियस इक्वेशन लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। आप सबको पता है उस सीरीज में कल हमने आर्हीनियस इक्वेशन को देखा था क्या होती है। उसमें एक्टिवेशन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी फैक्टर या आर्हीनियस कांस्टेंट देखा था क्या है। और देन हमने उसमें एक मेथड भी किया था लेक्चर वन में, आर्हीनियस इक्वेशन लेक्चर वन में, टू फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी फैक्टर। एक ग्राफिकल मेथड भी देखा था। आज हमने दूसरा मेथड स्टडी करना है, दैट इज कॉल्ड कंपैरिजन मेथड, टू फाइंड आउट एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हीनियस कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो उस आर्हीनियस इक्वेशन से हमें मिलते हैं। ये दो फैक्टर्स ये जो हमें मिलते हैं, एक एक्टिवेशन एनर्जी होता है आर्हीनियस इक्वेशन में, एक आर्हीनियस कांस्टेंट या उसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, ये भी होता है आर्हीनियस इक्वेशन में। एक बार मैं सबसे पहले आपको वो इक्वेशन फिर से बता दूं। आर्हीनियस इक्वेशन बच्चे थी क्या बेसिकली? आर्हीनियस इक्वेशन किसी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट और उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में एक रिलेशन बता रही थी। फॉर एग्जांपल, K इज द रेट कांस्टेंट फॉर एनी रिएक्शन, तो आर्हीनियस इक्वेशन आई थी A e⁻⁻ EA को मैं सिंपली E लिखता हूं। ये कल आपको बता दिया था कि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चाहे इसको मैं सिंपल E लिख दूं। एक्टिवेशन एनर्जी है तो रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है, ये हमें आर्हीनियस इक्वेशन ने बताया था। और ग्राफिकल मेथड में आपने ये भी देखा था कि इसको लॉग की फॉर्म में हमने चेंज कर लिया था। इस इक्वेशन को लॉग की फॉर्म में चेंज करने से ये इक्वेशन क्या बन गई थी, लॉग के सिंपल लॉग में ग्राफिकल मेथड में हमने कन्वर्ट कर लिया था इसको। लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस E/2.303 इंटू RT। तो ये बेसिकली आर्हीनियस इक्वेशन है इन लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉग की फॉर्म में। आर्हीनियस इक्वेशन को मैं ऐसे भी मान सकता हूं, ऐसे भी मान सकता हूं। बच्चों आपने ये याद रखने हैं, जितने भी आपके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैं ये आगे न्यूमेरिकल्स में हमारे काम आने वाले हैं। तो लॉग की फॉर्म में आर्हीनियस इक्वेशन आपकी ये बन गई है। अब हमने कंपैरिजन मेथड यूज करके बच्चों, विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन मेथड हमने क्या करना है, हमने ए फाइंड आउट करना है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी फैक्टर और आर्हीनियस कांस्टेंट, और हमने ई फाइंड आउट करना है, दैट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। अब सुनो बच्चों, कंपैरिजन मेथड क्या कहता है, जस्ट सिंपली क्या है, याद रखना किसी भी रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ई और ए, मतलब जो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन है एंड फ्रीक्वेंसी फैक्टर ऑफ द रिएक्शन है, ये जो दो वैल्यूज हैं ये किसी रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब किसी रिएक्शन के लिए ये एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, मतलब टेम्परेचर के साथ ये चेंज नहीं करते। किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी याद रख लेना, किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी और किसी भी रिएक्शन के लिए जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर आएगा या आर्हीनियस कांस्टेंट आएगा, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज विद टेम्परेचर, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज विद टेम्परेचर। इसीलिए मैं इन दोनों क्वांटिटीज को उस रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स बोल देता हूं, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिएक्शन। तो अगर अब मैं इस इक्वेशन में बात करूं, अगर टेम्परेचर चेंज करूंगा तो E चेंज होने वाला नहीं है, A चेंज होने वाला नहीं है, तो सिर्फ कांस्टेंट जो रेट कांस्टेंट है वो चेंज करेगा। तो अब मैं दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट देखता हूं क्या होंगे और दो इक्वेशंस बनाता हूं, आओ देखते हैं। मान लीजिए स्टार्टिंग में टेम्परेचर T1 है, तो टेम्परेचर T1 है जब, तो रेट कांस्टेंट मान लीजिए उस रिएक्शन के लिए K1 हो गया। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो बच्चे, कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, log K1 log A माइनस E/2.303 R इंटू T1। टेम्परेचर जब T1 था तो रेट कांस्टेंट K1 हो गया, तो इक्वेशन ये बन गई। गिव दिस इक्वेशन ए नंबर, इक्वेशन नंबर 2।
सिमिलरली अब मैंने टेम्परेचर T2 पर देखा कि रेट कांस्टेंट किसी रिएक्शन का कितना आएगा। तो जब टेम्परेचर मैंने T2 कर दिया तो रेट कांस्टेंट मान लीजिए K2 हो गया। तो इसको मैं लिख दूंगा कि log K2 इज इक्वल टू log A माइनस E अपॉन 2.303 RT2। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। ठीक है, इतना हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 में माइनस करूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। तो इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करने पर मेरे पास क्या आता है, दैट विल बी log K2 माइनस log K1, दैट विल बी इक्वल टू log A माइनस E अपॉन 2.303 RT2 माइनस log A, ये बन जाएगा प्लस E अपॉन 2.303 RT1। बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, log A से log A हो जाएगा कट बच्चे, मतलब यहां फ्रीक्वेंसी फैक्टर कट हो गया। तो आपके पास माइनस E अपॉन 2.303 RT2 प्लस E अपॉन 2.303 RT1 आ गया। log m माइनस log n, ये फॉर्मूला होता है log m अपॉन n में लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिख लूंगा, ये बन जाएगा log K2 अपॉन K1। K2 is equilibrium constant at temperature T2 and K1 is equilibrium constant at temperature T1। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, log K2 अपॉन K1। अगर मैं E अपॉन 2.303 R कॉमन निकाल लूं तो अंदर बचेगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये आपकी बन गई इक्वेशन, ये आपका बन गया एक्सप्रेशन। यहां आप दो अलग अलग टेम्परेचर्स पर T1 एंड T2 पर K1 एंड K2 की वैल्यूज फाइंड आउट करके, या आपको न्यूमेरिकल कैसे आया करेंगे, आपको डिफरेंट दो टेम्परेचर्स पर दो रिएक्शन रेट कांस्टेंट्स की वैल्यूज गिवन हुआ करेंगी। आप इस इक्वेशन से E और एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन फाइंड आउट कर लिया करोगे। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपके दो अलग अलग टेम्परेचर्स पर, जिस पर दो अलग अलग रेट कांस्टेंट्स गिवन हैं, आपके E एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करने के काम आया करेगा। तो यहां से आप E की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया करोगे। आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू यहां इस इक्वेशन से फाइंड आउट हो जाया करेगी कंपैरिजन मेथड से। देन A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, फ्रीक्वेंसी फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फिर आप फर्दर क्या किया करोगे, आप फर्दर ये अगली इक्वेशन आर्हीनियस इक्वेशन की लॉग वाली इक्वेशन यूज किया करोगे। लॉग वाली इक्वेशन क्या है, log K इज इक्वल टू log A माइनस E अपॉन 2.303 RT। तो एक बार आपके पास जब E की वैल्यू आ गई तो आप आर्हीनियस इक्वेशन की लॉग वाली इक्वेशन में ये E की वैल्यू पुट किया करोगे। बाकी सब आपके पास पहले से ही पता हुआ करेगा, और यहां से आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर या आर्हीनियस कांस्टेंट भी उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आ जाया करेगा। तो बच्चे कंपैरिजन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है। ये तो चलो हमने ग्राफिकल मेथड में ही बना लिया था फॉर्मूला। तो कंपैरिजन मेथड से मैं एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर लिया करूंगा। सबसे पहले दो अलग अलग टेम्परेचर्स पर मुझे रेट कांस्टेंट पता हुआ करेंगे तो मुझे एक्टिवेशन एनर्जी आ जाया करेगी, और फर्दर मैं क्या फाइंड आउट कर लिया करूंगा, फ्रीक्वेंसी फैक्टर आर्हीनियस इक्वेशन की जो लॉग वाली इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट करके, E की वैल्यू पुट करके मैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी फाइंड आउट कर लिया करूंगा। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा पार्ट मैं इस वीडियो में ही और ऐड कर रहा हूं, बने रहिए आप मेरे साथ। यस बच्चे, किसी रिएक्शन के लिए आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, वो कैसे करो, वो भी ना समटाइम्स इन न्यूमेरिकल्स में यूज हुआ करेगा। जहां आप एक्टिवेशन एनर्जी या आप फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकाला करोगे वहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी यूज हुआ करेगा। तो वो भी आप साथ में सुन लो।
हाउ टू फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन। याद रख लेना बच्चे, कोई रिएक्शन है उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट किया जाए, फ्रॉम द रेट कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर ए रिएक्शन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये KF क्या है, दिस इज रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन करोगे तो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन आ जाया करेगा। और एक इक्वेशन है हमारे पास जिसको वेंट हॉफ इक्वेशन बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी, किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, जैसे यहां पर इस इक्वेशन को मान लो कि किसी इक्वेशन का रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जब रेट कांस्टेंट टेम्परेचर T1 है तो रेट कांस्टेंट K1 है, टेम्परेचर T2 है, रेट कांस्टेंट K2 है। कैसे डिपेंड करता है, वो इस इक्वेशन से आ गया कंपैरिजन मेथड में। ऐसे ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने वाली इक्वेशन को वेंट हॉफ इक्वेशन बोलते हैं। वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन आप लिख लो बच्चे, log K2 अपॉन K1। यहां पर K2 K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट नहीं है, याद रखना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 मतलब एट टेम्परेचर T2, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 एट टेम्परेचर T1। तो दैट इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 इंटू R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ऐसे किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वेंट हॉफ इक्वेशन। डेल्टा H इज कॉल्ड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन और हीट ऑफ द रिएक्शन है। R गैस कांस्टेंट है, आप लोगों को पता ही है। T1 टेम्परेचर जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, T2 टेम्परेचर जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। तो ये वैसे ही इक्वेशन है ना इसके जैसी। यहां पर ये रेट कांस्टेंट किसी रिएक्शन का टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता था, ये इक्वेशन वो थी। ठीक है बच्चे, तो अब यहां ये जो मैंने इस मेथड में आपको बहुत सारी इक्वेशंस करवाई हैं, ये सारी इक्वेशंस बच्चे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी। तो फॉर्मूलाज आपने अपने टिप्स पर कर लेने हैं। आगे मैं आपको न्यूमेरिकल्स का भी एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, उसमें हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि आर्हीनियस इक्वेशन से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे और ये सारे फॉर्मूलाज कैसे यूज होंगे।